स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। इससे पहले वीडियो में हमने SN1 का मैकेनिज्म कर लिया था और SN2 का मैकेनिज्म भी स्टडी कर लिया था। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। ओके, तो स्टडी करते हैं आज का हमारा टॉपिक डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। जिन बच्चों ने इसका मैकेनिज्म स्टडी किया है SN1 और SN2 का, तो आराम से इसका डिफरेंस भी लिख सकता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू CBSE एंड जो भी आपका अदर बोर्ड हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं SN1 और यहाँ पे लिखता हूँ मैं SN2। अब नाम से ही पता चल रहा है ये क्या है आपका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर। इसमें आपका सब्स्टिट्यूशन, ये भी सब्स्टिट्यूशन ही है। किसका सब्स्टिट्यूशन है? न्यूक्लियोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। बट इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे आपके वो क्या होंगे? बायोमॉलिक्यूल्स होंगे, बायोमॉलिक्यूलर होगा। इसमें एक मॉलिक्यूल्स के साथ होगा, इसमें दो मॉलिक्यूल्स के साथ होगा, ठीक है। और SN1 में दूसरा क्या था आपका, जो इसका रेट था आपका, ठीक है, वो डिपेंड करता था किसके ऊपर? ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर। रेट इज डिपेंड अपॉन ट्रांजिशन स्टेट, और इसका जो रेट था वो डिपेंड करता था किसके ऊपर? शायद मैंने उल्टा लिख दिया, इसका जो रेट था SN1 का रेट वो डिपेंड करता था किसके ऊपर? कार्बोकैटायन के ऊपर। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और इसका जो रेट था वो था आपका, वो किस पे डिपेंड करता था? ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, रेट इज डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। तो दो डिफरेंस ये हो गए, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। वन स्टेप प्रोसेस था, ये एक स्टेप में कंप्लीट होता था, ये दो स्टेप में कंप्लीट होता था SN1। पहले तो आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, उसके बाद आपका न्यूक्लियोफिलिक का अटैक होता था, ठीक है। इसका जब हम SN1 का जो रेट निकालते थे वो रेट किसके इक्वल होता था? K, दैट इज दी एल्काइल हैलाइड। सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता था, और इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होता था दैट इज ऑर्डर क्या होता था? फर्स्ट, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता था? इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता था। इसका जो रेट था वो किस पे डिपेंड करता था? दोनों ही मॉलिक्यूल्स पे, दैट इज एल्काइल हैलाइड पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर क्या आता था? 1 + 1 = 2। मतलब ये रिएक्शन कौन सा ऑर्डर रखती थी? सेकंड ऑर्डर। और ये रिएक्शन कौन सा ऑर्डर रखती थी? फर्स्ट ऑर्डर रखती थी, ठीक है। तो देखो इसका जो रेट था वो डिपेंड करता था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इसका जो रेट है वो डिपेंड करता था ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर। ध्यान रहे कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, 1 डिग्री, और फिर मिथाइल वाला कार्बोकैटायन ले सकते हो, मिथाइल आयन, है ना। और इसकी जो स्टेबिलिटी, इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट थी वो डिपेंड करती थी किसके ऊपर? सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता था? मिथाइल, उसके बाद आपका प्राइमरी, और फिर आपका सेकेंडरी, और सबसे लास्ट में जाता था 3 डिग्री। मतलब जो SN2 है वो प्राइमरी के साथ ज़्यादा होगा और मिथाइल के साथ ज़्यादा होगा, और SN1 आपका 3 डिग्री के साथ ज़्यादा होने वाला। जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा उसमें आपका SN1 होगा, और जो आपका 1 डिग्री या प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा वो आपका SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ठीक है।
अब दूसरी बात अगर हम देखें इसमें मैंने जो सॉल्वेंट लिया था, जो हमने सॉल्वेंट लिया था वो सॉल्वेंट हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा? जैसे मेरे पास वाटर हो गया, जैसे मेरे पास अल्कोहल हो गया, जैसे मेरे पास इथेनॉल हो गया, दैट इज द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जिसका बॉन्ड कैसा हो, पोलर हो, और जिसके पास क्या हो, प्रोटॉन हो। पोलर का मतलब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रॉपर्टी होती है सॉल्वेंट की जो किसी भी पोलर बॉन्ड को आसानी से क्लीवेज कर देती है। ठीक है, तो यहां से हुआ क्या था कि आपका 3 डिग्री जो कार्बोकटायन था, 3 डिग्री कार्बोकटायन ये वाला CH3C, ये SN1 दे रहा था ना, तो यहाँ पे Cl, आपने यहाँ पे कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता था, इस बॉन्ड को तोड़ता था और Cl- बनाता था, यहाँ से Cl- बनता था, और Cl- को इसका जो सॉल्वेंट का प्रोटॉन है वो चारों तरफ से सॉल्वेट कर लेता था। जैसे Cl- को मैंने वाटर लिया था, तो वाटर के पास प्रोटॉन होता है, ठीक है, H जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये क्या कर लेते हैं, Cl- को सराउंड कर लेते हैं और इस तक वापस पहुंचने नहीं देते। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया कि इसमें जो आप टर्सरी एल्काइल हैलाइड में SN1 में जो सॉल्वेंट यूज करोगे वो कौन सा यूज करोगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और आपका जो SN2 है उसमें आपका जो सॉल्वेंट यूज होता था, सॉल्वेंट जो यूज होता था वो सॉल्वेंट कौन सा था, सॉल्वेंट इसमें आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट था, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा, जिसके पास बॉन्ड तो पोलर हो बट उसके पास प्रोटॉन ना हो, जैसे कि मेरे पास कीटोन हो गया CH3CO CH3, दैट इज द पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसमें दूसरा ले लो, दूसरा CH3C+S CH3 DMSO है ना, तो ये आपके क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। मतलब कि ये बॉन्ड को तो तोड़ेंगे पर वहां से जो Cl- है उसको ये सराउंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके पास प्रोटॉन नहीं है। ठीक है, तो ये था पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, और उसमें आपने यूज किया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और इसमें आपने SN2 में यूज किया पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। रिएक्शन भी देख लो, यहां से रिएक्शन भी आप लिख सकते हो डिफरेंस में, ये Cl था, आपके पास OH- था, इसने इस पे अटैक, ये अभी अटैक नहीं करेगा, पहले ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूट के एक कार्बोकटायन का फॉर्मेशन करेगा, ये sp3 कार्बोकटायन, यहाँ पे Cl- आएगा जिसको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट कर लेगा। उसके बाद आपका जो ये कार्बोकटायन है दैट इज दी, ठीक है, इसका ये पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर ये ऑर्बिटल खाली है, इसका ये ऑर्बिटल भी खाली है, मतलब इसका एक p ऑर्बिटल खाली है क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे sp2। तो जो OH- है वो यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ से भी अटैक करेगा। अगर वो Cl की पोजीशन को रिटेन कर लेता है, जहाँ पे Cl की पोजीशन, यहाँ पे जो Cl की पोजीशन है अगर वो ही OH- पोजीशन ले ले तो उसको बोलते हैं रिटेंशन, और अगर इसके बैक से करे तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन। तो ये चीज भी मैंने बता दी थी कि SN1 में रिटेंशन 50% बनेगा और इन्वर्जन भी 50% बनेगा। इन दोनों के मिक्सचर से क्या बनेगा, हमारा रेसमिक मिक्सचर बनेगा प्यारे बच्चों। तो इसमें SN1 में आपका रेसमिक मिक्सचर बनेगा 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन। SN1 में ऐसा नहीं होता, SN1 में सिर्फ जो अटैक होता है वो बैक से अटैक होता है, ना कि फ्रंट से अटैक होता है, बिकॉज ये वाला बॉन्ड आपका प्रॉपर टूटता नहीं है। तो OH हमेशा पीछे से अटैक करता है, जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, और यहां से जो स्टेज आती है वो ट्रांजिशन स्टेज आती है। ठीक है, तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। इसमें अगर जो पॉइंट्स आपको लगता है कि हमारा रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं। इससे जो आगे हम लेक्चर करने वाले हैं, एग्जाम्पल ऑफ
SN1 एंड SN2, वहां पे हम रिएक्शन देखेंगे कि एल्काइल हैलाइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है और एल्काइल हैलाइड पोटेशियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है। जब पोटेशियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है तो आपका नाइट्रो कंपाउंड बनता है, नाइट्रो एल्केन बनता है। ठीक है, मतलब वहां पे जो आपका बॉन्ड होता है कार्बन का वो नाइट्रोजन के साथ बनता है। बट अगर हम सिल्वर नाइट्रेट ले लें, जैसे कि ये रिएक्शन है आपका RX, ये एल्काइल हैलाइड हो गया, यहाँ पे आपने KNO2 ऐड किया, ये RX हो गया, यहाँ पे आपने सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया। अगर आप इसमें ये वाला कंपाउंड ऐड कर रहे हो तो बॉन्डिंग जो होती है वो N की तरफ से होती है, बट अगर आप सिल्वर नाइट्रेट ले रहे हो तो इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो O की तरफ से होती है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम आने वाले लेक्चर्स में, जैसे कि RX, एक एग्जाम्पल भी देख ले KCN, और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं AgCN। ठीक है, तो इसमें जो रिजल्ट आएगा वो RCN का आएगा और इसमें जो रिजल्ट आएगा वो RNC का आएगा। इसमें आपका साइनाइड बनेगा, इसमें आपका आइसोसाइनाइड बनेगा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ऐसा क्यों होता है। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए। हैव ए नाइस डे।